friend, welcome to my channel. Here I am with the Indian Express analysis and editorial of 25th of October 2020. तो दोस्तों आज 25 अक्टूबर का हम न्यू एनालिसिस और एडिटोरियल दोनों देखेंगे। पहले हम न्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद दो एडिटोरियल्स आए हैं, बहुत ही अच्छे एडिटोरियल्स हैं, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उनमें इंटरेस्टिंग भी है, जो कि एक बिहार पे बेस्ड है, जो बिहार की रियलिटी दिखाता है, और एक एडिटोरियल और भी है वैक्सीनेशन के लिए, उसकी हिस्ट्री पे बेस्ड है। तो उससे कुछ पॉइंट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी, और आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि पहले वैक्सीनेशन जब फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था तो कैसे हुआ था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़ इज दैट एसएमएस डिजिटल सर्टिफिकेट स्कूल्स एज बूस्ट इन ब्लूप्रिंट फॉर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव नेक्स्ट ईयर। तो इस न्यूज़ में क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में जून में वैक्सीनेशन के लिए पूरा जितना भी काम है सब कंप्लीट हो जाएगा, और उस टाइम पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। दवा भी मतलब उसको एक दवा को असाइन कर दिया जाएगा जून 2021 से। कल की न्यूज़ थी, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए आप कल का न्यूज़पेपर देख सकते हैं। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि एक रिव्यू कमेटी से बात की, तो इसके लिए प्लान बना गया है। अब आइए प्लान देखते हैं क्या होगा। एंड एसएमएस डिलीवरी टू द बेनिफिशरी डे बिफोर वैक्सीनेशन। तो इसको जैसे मास लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में वैक्सीनेशन होना है, तो जो बेनिफिशरी रहेगा इसका वैक्सीनेशन होना है, उसके फ़ोन पे मैसेज चला जाएगा डिटेलिंग द टाइम एंड प्लेस। तो कब टाइम और जगह प्लेस जो है दोनों एसएमएस के थ्रू उसको बता दिया जाएगा। एक क्यूआर कोड सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगी, जिसे स्कैन करके आप अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं। जनरेटेड आफ्टर ईच डोज, मतलब जितने भी डोज मिलेंगे आपको वो उस क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेट पे आपका रजिस्टर रहेगा। आप जब भी चाहें उसको देख सकते हैं, या जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो भी चाहें तो देख सकते हैं। एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन्वॉल्विंग द लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स। तो स्कूल्स में जैसे इलेक्शन के टाइम पे बूथ्स बनाए जाते हैं वैसे बनाए जाएंगे, और वहाँ पे वैक्सीनेशन काम किया जाएगा। ये इम्यूनाइजेशन ड्राइव होगी टू एन इंश्योर स्पीडी एक्सेस टू द वैक्सीन। तो वैक्सीन के लिए स्पीडी एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे इलेक्शंस कराए जाते हैं पूरे इंडिया में हो जाता है, बूथ सिस्टम चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें एसएमएस वगैरह की फैसिलिटीज़ भी होंगी। ये की फैक्टर है, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में पूछ सकता है कि स्पीडी वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन फेच द गुड मार्क्स। एंड नाउ मूव फर्दर। ये दूसरा न्यूज़ आइटम है इंटरनेशनल रिलेशन का। ईरान कर्ब्स वुडंट हिट चाबहार, यूएस सिग्नल्स क्लाइम डाउन फॉर इंडिया। अब इसमें हुआ क्या है कि इंडिया और यूएस का 2+2 डायलॉग होना है। 2+2 डायलॉग का मतलब कि 2 ऑफिशियल इधर से रहेंगे और 2 ऑफिशियल यूएस की साइड से रहेंगे। तो उसमें अभी 2+2 डायलॉग दिल्ली में हो रहा है। तो उसमें ये किया गया है कि ईरान जो है यूएस की न्यूक्लियर डील के जो रूल हैं, जो जिनमें बहुत सारी सिग्नेटरी भी हैं, उसको नहीं मानता, और यूएस और ईरान की टेंशन चलती रहती है। तो यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए हैं, लेकिन ईरान में जो इंडिया चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा था, तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडिया के लिए, और उसका सैंक्शन यूएस का इस पे इम्पैक्ट कर सकता था। ये बहुत बड़ा हर्डल था, लेकिन यूएस ने बोल दिया है कि अब उसकी जो भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे वो चाबहार पोर्ट को या इंडिया की किसी भी पॉलिसी को वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे, वो केवल मेजर ईरानियन बैंक पे ही होंगे। तो दैट इज़ अ थिंग। चाबहार पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, जिसके थ्रू एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जिसके थ्रू हम
इंटरनेशनल ट्रेड में और अदर कंट्रीज़ पे भी अपना डोमिनेंस बना सकते हैं। कैशबैक फॉर ऑल बोरोवर टू इंश्योर पैरिटी गुड क्रेडिट कल्चर। अब जो भी लोग मनी बोरो करेंगे मोर देन 2 करोड़ या फिर उससे कम वालों के लिए भी, एग्जांपल 50 लाख होम लोन अगर कोई ले रहा है तो ऐसे करके बनाया गया है। अब इसमें क्या होगा कि कैशबैक मिलेगा लोगों को रिलीफ देने के लिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, मार्केट में मनी आ सके। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने कैशबैक देने का निर्णय लिया है। अब कैशबैक में होगा क्या कि जैसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, कि अभी सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब कि पहले हम पे करेंगे, पे करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो सरकार की तरफ से पे किया जाएगा। सीधा सा मतलब ये है कि जो भी बोरो करेगा उसको सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 100 रुपीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 125 रुपीज़, तो पहले हमें पे करना होगा 125, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसका 25 रुपीज़ का कैशबैक दे देगी। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा। दैट इज़ द थिंग। लेट्स मूव। महबूबा फ्लैग रिमार्क बीजेपी वांट एक्शन बाई ईसी। तो महबूबा मुफ्ती ने क्या किया है कि इंडिया का फ्लैग तो अपने ऑफिस में उन्होंने पहले भी नहीं लगाया था, अभी उस पर पोस्ट कर रही हैं कि 370 और 35A आना चाहिए वापस। इसके लिए अपोज हो रहा है। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है। अगर उनके लिए कोई डिसीजन लिया गया है सो दैट्स अ गुड थिंग, बट क्या ही कर सकते हैं, पॉलिटिकल थिंग्स है। ऑल्सो हमको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। वी हैव टू क्लियर आवर एग्जामिनेशन, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्टली एक्वा एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जारी करता है। 6 कैटेगरीज होती हैं और इसमें 8 पॉल्यूटेंट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 8 पॉल्यूटेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के कौन होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। PM किसान सर्वोदय योजना विल बी माइलस्टोन फॉर फार्मर्स इन गुजरात। अब हुआ क्या है कि किसान सर्वोदय योजना लॉन्च हुई है, वह ₹3500 करोड़ विल बी स्पेंड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो 3 साल में 3500 करोड़ रुपए लगभग स्पेंड किए जाएंगे। सोलर किसके लिए? सोलर पावर टू फार्मर्स फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन में सोलर पावर से सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए 3500 करोड़। किसान सूर्योदय योजना, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है किसान सूर्योदय योजना किससे रिलेटेड है, मैच ऑफ द कॉलम में दे सकता है या वैसे भी पूछ सकता है। तो 3500 करोड़, ये मनी तो नहीं पूछेगा कितना स्पेंड हुआ है, लेकिन पूछ सकता है रिलेटेड किससे। तो याद रखिएगा डे टाइम इरिगेशन से रिलेटेड है। ही सेड आफ्टर सुजलम सुफलाम एंड सावनी योजना। तो सुजलम सुफलाम और सावनी योजना ये दोनों इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। तो तीन इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड 3 ये हो गई। किसान सूर्योदय एक हो गया, एक सुजलाम सुफलाम हो गया, एक सावनी हो गया। बोथ इरिगेशन की है, वो भी इरिगेशन। नाउ किसान सूर्योदय योजना विल बी माइलस्टोन फॉर द फार्मर्स ऑफ गुजरात। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। वार्निंग अगेंस्ट वेस्टिंग वाटर, मोदी फार्मर्स टू फॉलो द मंत्रा ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो नरेंद्र मोदी ने मंत्रा एक दिया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि जितनी भी ड्रॉप की इरिगेशन हो रही है उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी होना चाहिए। मतलब कि पानी का वेस्ट नहीं करना है, जितना भी पानी यूज होगा उसे वो केवल प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। व्हेन फार्मर्स गेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग डे टाइम वी विल ऑल्सो हैव टू मेक एफर्ट टू कंजर्व वाटर। अगर दिन में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब सोलर पावर प्लांट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा वैसे भी, और इलेक्ट्रिसिटी से भी, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा कि हम वाटर को कंजर्व कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि दिन में अगर लाइट आती है तो लोग चला के सो जाते हैं या कहीं चले गए, तो दैट्स वेस्ट द वाटर। तो इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नीतीश 4.0 ये भी बिहार के इलेक्शन के लिए। द म्यूटेड मस्ट अनम्यूट देमसेल्फ, ये बहुत ही अच्छा
एडिटोरियल लिखा गया है, पी चिदम्बरम जी ने लिखा है। पी चिदम्बरम जी बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और ये बिहार के ऊपर लिखा गया है, जो कि ग्राउंड स्टोरी दिखाता है बिहार की। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, हाउ द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन केम टू इंडिया, इंडिया में वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन कैसे आई थी। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया आर्टिकल हैं। ये हम पहले न्यूज़ देख लेते हैं, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। कंट्रोवर्सी ओवर ओल्ड मैप ऑफ नेपाल इन ओली दशहरा ग्रीटिंग कार्ड। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली was a center of new controversy Saturday following the use of country's old map in his विजयदशमी ग्रीटिंग कार्ड। तो उन्होंने क्या किया था कि अभी नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया था, जिसमें इंडिया की कुछ टेरिटरीज़ को उन्होंने अपने अंडर में दिखाया था। लेकिन अभी विजयदशमी पे के ग्रीटिंग कार्ड पे उन्होंने क्या किया है कि ओल्ड मैप का ही यूज किया है, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में है। फॉलोइंग एस्केलेशन ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट विथ इंडिया दिस समर नेपाल पब्लिश ए न्यू मैप। तो उन्होंने न्यू मैप किया था विच न्यू एरियाज ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के कुछ एरियाज जो हैं उसको नेपाल ने अपने में दिखा दिया था। द अपोजिशन क्रिटिसाइज हिम फॉर यूजिंग द ओल्ड मैप इन द कार्ड। तो उनकी जो अपोजिशन है उसने उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि जब नेपाल का नया मैप आ गया है तो ओल्ड मैप का यूज करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि वो उसने जो किया था वो चाइना के इन्फ्लुएंस में किया था। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने गलत किया है। बट किसी भी कंट्री की टेरिटरी को अपने मैप में इंक्लूड करने से वो टेरिटरी किसी की नहीं हो जाती। ऐसा तो इंडिया पूरे वर्ल्ड की टेरिटरी को अपने मैप में इंक्लूड कर सकता है। सेंट्रल वेव्स इंटरेस्ट फॉर लोन अप टू 2 करोड़, हाउ विल द कैशबैक वर्क। तो अभी मैंने ऊपर जो आपको न्यूज़ बताई थी उसी का एक्सटेंशन है कि 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ तक के जो लोन है उन पे जो इंटरेस्ट होगा, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो नहीं लगेगा। और कैसे कैशबैक वर्क करेगा तो अभी मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करके जो भी बचेगा गवर्नमेंट उसको पे करेगी। IT GST रिटर्न डेडलाइन एक्सटेंडेड अगेन। तो इनकम टैक्स और GST की जो डेडलाइन है दिसंबर 31 तक एक्सटेंड कर दी गई है ड्यू टू कोविड। सो दैट इज़ द थिंग। आप चाहें तो आप GST के बारे में एक बार पढ़ सकते हैं। चाइना गवर्नमेंट यूजेस यूनाइटेड फ्रंट टुगेदर इंटेलिजेंस सिटीजन अपार्ट्स US बाई NSA। तुम देख रहे हैं रेफरिंग टू रेवलेशन इन सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट बाय द इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर ग्लोबल पब्लिकेशन हाउ ए प्राइवेट टेक्नोलॉजी फर्म इन Shenzhen would link to Chinese government and Communist Party China use big data tools for hybrid warfare. A top US security official has said that Chinese foreign minister handles a united front in which include a powerful tech firm that gather intelligence to influence private citizen overseas। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि जो इसकी चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या करती है कि उसके पास एक हम कह सकते हैं यूनाइटेड फ्रंट टाइप का मैकेनिज्म है। पावरफुल टेक फर्म के साथ मिलकर वो डेटा को गैदर करती है डिफरेंट कंट्रीज़ के और उनका इंटेलिजेंस भी यूज करती है। और प्राइवेट सिटीजन ओवरसीज जो है जो बाहर के प्राइवेट सिटीजन हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करने के लिए उसका यूज किया जाता है। पॉइंटिंग टू द डेटाबेस ऑफ जेनुआ डेटा विच टारगेट इन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिक्स गवर्नमेंट बिजनेस टेक्नोलॉजी मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। तो जेनुआ डेटा जो है वो टारगेट करता है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बिजनेस इन सारी चीज़ों को। जो NSA हैं उन्होंने कहा है कि कंप्लेनिंग डिजिटल डोजर्स ऑन बिलियन ऑफ फॉरेन सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड। तो सॉरी कंपाइलिंग डिजिटल डोजर्स ऑन बिलियन ऑफ फॉरेन सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड। तो डिजिटल डोजर्स जो हैं मीन्स की जो बड़ी टेक फर्म्स हैं उनको ये इंक्लूड करता है और इंक्लूड करने के बाद उनका यूज करके इन्फ्लुएंस करता है और पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। द एक्सपोजर लास्ट मंथ ऑफ द चाइनीज डेटाबेस ऑन द लीस्ट 2.4 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मेनी ऑफ अस ऑन द कॉल स्पीक्स टू द पार्टी। तो ये इलेक्शन के लिए भी हम कह सकते हैं कि बाहर जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई आदमी वहाँ पे रह रहा है तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए डेटाबेस वो यूज कर लेते हैं बाहर से, उनके इंटेलिजेंस यूनिट है। अभी डेटा ऐसा पता चला है सर्वे से
कि जो CPC पार्टी है चाइना की, वो क्या करते हैं कि वो फ़ोन कॉल्स पे भी पार्टी का प्रचार करते रहते हैं, जो कि रूलिंग पार्टीज़ हैं उनसे भी। तो इसका बताने का मतलब यूपीएससी में पूछा नहीं जाएगा डायरेक्ट, बट आपको एक समझना होगा कि हाउ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स। ऐसे अभी यूएस में भी एक केस आया था जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ फेसबुक से डेटा लिया था और उसका यूज़ किया था अपनी पार्टी में। दो उसके बाद उसके पनिशमेंट या कुछ की कोई खबर नहीं आई, बट ऐसा केस आया था। तो आपको समझना होगा कि हाउ मतलब फेसबुक इन्फ्लुएंसिंग प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है इलेक्शन पे। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। नाउ दैट्स ऑल फॉर द न्यूज एनालिसिस पार्ट, एंड नाउ वी हैव टू मूव फॉर द एडिटोरियल। बहुत ही अच्छे एडिटोरियल दोनों हैं, तो दोनों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हाउ द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन केम टू इंडिया, ये हिस्ट्री के लिए लिखा गया है। द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन। तो ये तो एक फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स जो थी, स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट वैक्सीन जो इंडिया में आई थी वो आई थी 1802 में। बाय देन इंडियन हैड बीन लिविंग विद द डिजीज फॉर सेंचुरी। तो दशकों से इंडियंस में स्मॉल पॉक्स की डिजीज चल रही थी, लेकिन फर्स्ट टाइम 1802 में वैक्सीन आई थी। लार्ज सिटी स्मॉल पॉक्स वॉज वेरी प्रेजेंट इन रूरल एरिया स्पेशली इन साउथ इंडिया। इट अपेयर्ड इन एपिडेमिक फॉर एवरी फ्यू ईयर्स। तो कुछ सालों में साउथ इंडिया में ये एपिडेमिक की तरह स्प्रेड हो ही जाती है। इन 1978 एडवर्ड जेनर जो थे यही थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। याद रखेगा, ये पूछा जा सकता है। उन्होंने एक थीसिस पब्लिश की थी और उसी के बेस पे उन्होंने बनाया था। और उसके बाद इन्होंने इसको बाहर के क्लिनिकल ट्रायल के लिए लंदन में इसको कंफर्म किया गया था। क्लिनिकल ट्रायल के बाद जेनर रिगार्डेड हिज डिस्कवरी एज अ ग्लोबल गुड एंड सॉट टू मेक द वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। तो जेनर ने कहा था कि उनकी डिस्कवरी जो है वो ग्लोबल गुड के लिए है, मतलब जो हमारा वर्ल्ड है उसके उत्थान के लिए है। वी टॉक अबाउट इन हिंदी, तो उसके वेलबींग के लिए है हम कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब पेटेंट तो था ही रहा ही होगा, बट उन्होंने कहा कि वो फ्री में सबके लिए अवेलेबल होगी। ये एक मैसेज है आज के लिए कि इफ़ एनी कंट्री और एनी पर्सन डेवलपिंग द वैक्सीन फॉर द COVID-19 दे हैव टू प्रोवाइड इट। I am not saying that they have to provide it on free basis, but they have to put minimum cost by which any country and all individual can afford it. So that is the thing. The problem was that cowpox was rare even in England. तो cowpox जो था वो इंग्लैंड में रेयर था। From the outset, vaccine supply depended on the practice of vaccination. तो वैक्सीन की सप्लाई जो थी वो प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में काउपॉक्स रेयर था। द वेसिकल राइजिंग ऑन द आर्म ऑफ वैक्सीनेटेड चाइल्ड वाज लेंस टू प्रोवाइड लिम्फ फॉर अदर चिल्ड्रन। तो वेसिकल जो राइज होता है वैक्सीन के बाद, वैक्सीन करने के बाद बच्चों के वेसिकल राइज हो जाता है आर्म पे, उसको एक लिम्फ की तरह यूज किया जाने लगा अदर चिल्ड्रन के लिए। प्रैक्टिशनर आल्सो ड्राइड लम्फ ऑन कॉटन थ्रेड फॉर देयर फ्यूचर यूज एंड फॉर डिस्पैच द कॉलेज टू सी द प्रैक्टिस एल्सवेयर। तो क्या करते थे, कॉटन पे कॉटन जो होता है उस पर लिम्फ को ड्राई कर लेते थे, और लिम्फ को ड्राई करने के बाद वो उसको अलग प्रैक्टिस के लिए और बच्चों के लिए यूज करते थे। फ्रॉम 1800 ऑनवर्ड जेनर एंड अदर सेंट वैक्सीन सैंपल्स बाई सी टू इंडिया। तो सी के द्वारा इंडिया में आया था। बट द वैक्सीन हैड अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ। वैक्सीन की शॉर्ट सेल्फ लाइफ थी बिकॉज वो एक आइडियल वेदर कंडीशन या टेम्परेचर वगैरह होना चाहिए, स्पेशली इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में मतलब जो गर्म जगह थी तो वहाँ पे ये ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती थी। अर्ली इन 1802 इम्प्रूवमेंट इन पैकेजिंग मेड इट पॉसिबल टू सेंड वायबल वैक्सीन फ्रॉम वियना टू बगदाद। तो अच्छी पैकेजिंग के साथ वियना से बगदाद में 1802 में इसको भेजना पॉसिबल हो गया। वेर ए ब्रिटिश सर्जन प्रोपेगेटेड फ्रेश वैक्सीन ऑन लोकल चिल्ड्रन फॉर ट्रांसमिशन टू बॉम्बे।
तो फ्रेश वैक्सीन जो थे लोकल चिल्ड्रन पे उसको जो ब्रिटिश के सर्जन थे उन्होंने प्रोपोगेट किया बॉम्बे में ट्रांसफ़र करने के लिए। द फर्स्ट वैक्सीनेशन इन इंडिया टुक प्लेस इन जून 1802। तो 1802 में फर्स्ट वैक्सीनेशन इंडिया में हुई थी। द पेशेंट वाज एना डस्टल यन मिक्स रेस गर्ल इन देन बॉम्बे फ्रॉम द वेसिकल ऑफ हिज आर्म अदर चिल्ड्रन और वैक्सीनेटेड। तो आर्म पे जो वेसिकल निकल आता है इंजेक्शन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, उस वेसिकल के यूज करके अदर जो चिल्ड्रंस हैं उन पे वैक्सीनेशन किया जाता था। यू कैन से इट्स अ वेरी यूनिक एंड अल्टीमेट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी वैक्सीनेशन बिकॉज ऑफ किसी बच्चे की आर्म पे इंजेक्शन लगा है, इस पर वेसिकल्स निकल आए हैं, वेसिकल्स का यूज करके, लिम्फ का यूज करके आप वैक्सीनेशन की सप्लाई कर रहे हैं। दैट वी कैन से अल्टीमेट एंड यूनिक थिंग एंड इट कैन बी यूज till now in the COVID era. If the same type of situation arises as at the time of smallpox, the live vaccine was maintained by vaccinating children in one place and then escorting them to another district to go arm to arm with children there. तो एक आदमी के हाथ में वैक्सीन लग जाती थी, लगने के बाद उस पर वेसिकल्स निकल आते थे, उस बच्चे को लेके मूव करके जाते थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे प्लेसेस पे, और वहाँ पे उस वेसिकल के यूज करके दूसरे बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता था। लार्ज स्केल वैक्सीनेशन टुक प्लेस इन द ब्रिटिश एरिया ऑफ कंट्रोल। तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन ब्रिटिश एरिया ऑफ कंट्रोल में था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन पे डोमिनेट करते थे, तो उन्होंने अपने पे ज़्यादा किया था। इन द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास इंडियन प्रैक्टिशनर पेड फॉर नंबर वैक्सीनेटेड एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड इन अ फ्यू ईयर। कुछ ही सालों में थाउजेंड्स ऑफ पीपल को वैक्सीनेट किया जा चुका था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर थे। देयर वाज इनोवेटिबल चैनल इंडियन एस्टेब्लिश द प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में ये प्रैक्टिस स्टार्ट तो हो गई थी, जो रिच प्रेसिडेंसीज थी, लेकिन इसको प्रोपोगेट करने में पूरी इंडिया में वो चैलेंज था। टेक्स्ट ऑन वैक्सीनेशन और ट्रांसलेटेड टू संस्कृत। तो संस्कृत में इसको ट्रांसलेट किया गया था। टेक्स्ट जो था, जो उस पर लिखा था संस्कृत में, हिंदी में, तमिल में, अदर लैंग्वेज में। इसके जो रीजनल प्रैक्टिशनर हैं, जैसे जिसको तमिल ही आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो भी पढ़ के वो वैक्सीनेशन का काम कर सकें। देयर वाज सम होप इनिशियली दैट हिंदूज वुड वेलकम द एसोसिएशन विद द काउ। तो हिंदू ऐसा होप किया जा सकता है काउ पॉक्स जो है उसके लिए हिंदू कोऑपरेट करेंगे। वाइल मैनी ब्राह्मण्स एंडोर्स द न्यू प्रैक्टिसेस, देयर वाज नेचुरली अ ग्रेट डील ऑफ हेजिटेंसी अबाउट inoculating an animal disease and passing it from body to body across religion and caste line। तो क्या था कि जैसे मान लीजिए काउ पॉक्स हुआ, तो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र करने के लिए मान लीजिए कोई हिंदू और मुस्लिम है, तो कहीं कहीं पे हर्डल्स आ रहे थे, क्योंकि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के बॉडी में ट्रांसफ़र करने, वेसिकल से वैक्सीनेशन करने में लोग समझ नहीं पा रहे थे ड्यू टू द ट्रेडिशनल मेंटालिटी। तो ये था द मेंटेनेंस सप्लाई ऑफ वैक्सीन। इट वाज ऑफन नेसेसरी टू एंटायर पुअर पेरेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड देयर चिल्ड्रन विद डोल्स ऑफ राइस एंड ड्रिंक्स। तो अगर बच्चों को कहीं लेके जाना है तो उसके लिए राइस और खाने पीने की भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो भी एक बड़ी चीज़ थी, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। नाउ इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ प्रैक्टिसेस देयर वर ओवर 1 मिलियन वैक्सीनेशन इन इंडिया। तो पहले डिकेड जो पहला दशक था प्रैक्टिस का, उसमें बिलियंस ऑफ लोगों की वैक्सीनेशन हो गई थी। स्प्रेडिंग द प्रैक्टिस अराउंड द इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन, कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इन न्यू एक्सपेरिमेंट एंड डिलीवरी। तो डिलीवरी के लिए नए एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे थे, कैसे डिलीवरी की जा सकती है। ओवर द फॉलोइंग 150 ईयर्स 100 ऑफ मिलियन ऑफ इंडियन वैक्सीनेटेड एंड देयर वाज सम सक्सेस इन कंटेनिंग द रिव्यूज ऑफ डिजीज़। तो मिलियंस ऑफ पीपल जो थे उनकी वैक्सीनेशन की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि हाफ सक्सेस मिल गई थी। हाउएवर विद द ग्रोइंग एंड मोर मोबाइल पॉपुलेशन, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम एंड वैक्सीनेशन फ्लेवर, मिस्ट्रेस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन एंड सीयर एपैथी, स्मॉल पॉक्स रिमेंडर मेजर पब्लिक हेल्थ इशू इन द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी क्या है कि अभी भी साउथ इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हाँ, एपिडेमिक की तरह वो तो कुछ सालों में आ जाता है। प्रॉब्लम क्या क्या थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि पॉपुलेशन को यहाँ से वहाँ लेके जाना, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी, वैक्सीनेशन का फेलियर भी हो रहा था बिकॉज दैट वैक्सीनेशन वाज ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। मिस्टर्स ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, तो अंग्रेज़ जो थे वो तो इंडियन पे डोमिनेट करते थे, लोग वेस्टर्न मेडिसिन पे
मिस्ट्रस्ट भी करने रखते थे, और अभी तक ये ऐसे ही बना हुआ है। दो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग बट वी कांट से इट्स 100% सक्सेसफुल। ओनली अ डिटरमाइंड वैक्सीनेशन कैंपेन बैक टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग द मास मोबिलाइजेशन ऑफ हेल्थ वर्कर एंड सिटीजन इन सर्विलांस एंड कंटेनमेंट मेजर सिक्योर द लोकल एरेडिक्शन 1975। तो 1975 में लोकल एरेडिक्शन हो गया था, लेकिन वो WHO के गाइडलाइन के थ्रू ही हुआ था। ये जो प्रैक्टिस थी ये 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दैट वाज द आर्टिकल। ये फोटो है वैक्सीनेशन के टाइम की। द पोर्ट्रेट बाय थॉमस ही की कमोरेट द वैक्सीनेशन ऑफ मैसूर महाराजा सेकंड क्वीन। मैसूर की महाराजा जो सेकंड क्वीन थी उनकी वैक्सीनेशन के टाइम की ये पोर्ट्रेट है, यू कैन सी। तो अभी इससे हमें लेसन क्या लेना है कि ये आर्टिकल, चलिए ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, देखकर मेंस में भी पूछा जा सकता है क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा बहुत। बट इसे हम क्या सीख सकते हैं कि अभी जब वैक्सीन आएगी तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, या यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसने बहुत सारी एपिडेमिक या हम कह सकते हैं पैंडेमिक के चैलेंज झेला है, और अभी एक नया चैलेंज है। तो वो भी पूछ सकता है कि हिस्ट्री से हम कैसे प्रेजेंट टाइम को हैंडल करने की, वो जैसे महात्मा गांधी का एक पूछ लिया था कि उनके जो कोड्स थे, उनके जो थिंकिंग थी, उससे प्रेजेंट टाइम में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है कि पास्ट में एंशिएंट टाइम में जो वैक्सीनेशन का टाइम था उसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती थी या कैसे हमने उसको टैकल किया था, उसको प्रेजेंट टाइम में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसका आप अगर चाहें तो एक बार बैक करके देख भी सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। इट्स अप टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन द सेकेंड आर्टिकल दैट्स टोटली ऑन बिहार। पी चिदम्बरम जी ने लिखा है। अब बात हम करते हैं कि जो एवरेज सिटीजन ऑफ बिहार हैज़ बिकम ए विक्टिम ऑफ मिसफॉर्च्यून। तो पुअर्टी जो होती है, पुअर्टी को पॉलिटिकल थ्योरीज में ये कहा जा सकता है कि अगर किसी भी स्टेट में पुअर्टी है तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी फेल है वहाँ की। द एवरेज सिटीजन ऑफ बिहार हैज बिकम ए विक्टिम ऑफ मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून के विक्टिम है द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड कर्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स कर्स के भी वो विक्टिम रहे हैं। सी हैज अनदर चांस टू बेटर फ्यूचर एज द स्टेट गोज टू इलेक्शन दिस मंथ। तो एक नया चांस मिला है बेटर फ्यूचर के लिए। सी ए चॉइस ऑफर्ड बाई एनडीए। तो एनडीए मतलब इतने सारे जो पार्टीज़ हैं उनके लिए उन पर चॉइस है एंड दे हैव टू चूज। बट आपको भी पता होगा, अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते होंगे, कि बिहार के पॉलिटिशियन की क्वालिफिकेशन क्या है। सो दैट इज़ द थिंग। बट वी आर द यूथ एंड वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स कि हमें किसको वोट करना है जो कि पढ़े लिखे हों। नाउ द क्वेश्चन इज राइज दैट हाउ बिहार इज़ पुअर। बिहार पुअर क्यों है। अब पहले हम बात करें पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम की हम फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन सीधे मैं आपको बता देता हूँ कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार की लोएस्ट एमंग ऑल स्टेट है। सारे जितने भी स्टेट हैं इंडिया के उनमें सबसे कम है। और दिस इज अबाउट देन 1/3 ऑफ ऑल इंडिया नंबर। 1/3 है ऑल इंडिया नंबर्स के। ऑल इंडिया नंबर्स की जो मतलब इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है उसका 1/3 ही है ये। द एवरेज बिहारी डजंट गेट इनफ फूड और क्लोथिंग टू डिसेंट शेल्टर। एवरेज बिहारी जो हैं बहुत सारे मीन्स वी कैन से 50% से ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, उनको ना इनफ फूड मिलता है और ना क्लोथिंग मिलती है सही से, ना तो डिसेंट शेल्टर रहने के लिए घर मिलता है। गिवन द एक्सट्रीम इक्वलिटी इन इंडिया ए लार्ज पोर्शन ऑफ बिहारीज विल हैव एन इनकम बिलो द एवरेज। तो एवरेज इनकम से भी कम इनकम है उनकी बिहारीज की, जो कि जिसने इंडिया में एक एक्सट्रीम इनइक्वलिटी को जन्म दिया है। The farmer plight in worse. Bihar allocate 3.5% of its expenditure to agriculture against the average of 7.1% for all state. तो सभी स्टेट ने एग्रीकल्चर पे जो एक्सपेंडिचर किया है 7.1% लगभग किया है, लेकिन बिहार ने ओनली 3.5% किया है, जो कि लोएस्ट है इन द कंट्री में। और जबकि बिहार में एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब बिहार ने क्या किया है, पीएमसी एक्ट को भी रिपेल कर दिया है और
उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अपनाई है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग वी कैन से। द एम्प्लॉयमेंट रेट सिंस फरवरी 2019 हैज़ बीन ओवर 10%। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2019 से फरवरी से वो 10% ज़्यादा है। ये भी प्री कोविड का डेटा है। अब कोविड के बाद क्या हुआ होगा वो तो अभी डेटा आएगा तभी पता चलेगा। 55% जो यूथ हैं वो बेरोजगार हैं, और जो एम्प्लॉयड भी हैं, जो 45% एम्प्लॉयड भी हैं, उसमें से 87% जो है वो रेगुलर नहीं है, सैलरीड जॉब नहीं है, वो लोग डेली वेज वर्कर्स हैं। लेगेसी। अब इसमें क्या है ना कि इसमें सिंपल सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये दिया गया है कि आप जहाँ भी देखेंगे तो बिहारियों को जो है वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह, एक लेबर वर्कर की तरह देखा जाता है। उनको हमेशा से ही ट्रीट किया जाता है कि वो एक लेबर हैं। आप किसी भी बिहारी को देखेंगे, एक हमारा लेगेसी बन गई है, एक हमारी थिंकिंग बन गई है कि हम बिहारियों को देखते ही ये सोचते हैं कि ये वर्कर्स हैं, दे आर डेली वेज वर्कर्स। जबकि जो गंगा है वो बिहार के थ्रू ट्रेवल करती है, और जिससे कि बिहार का जो रीजन है बहुत ही फर्टाइल है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वहाँ के लोगों को ऐसा समझा जाता है कि वो वर्कर्स हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार में राइस का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ड्यू टू सम हर्डल्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, जैसे कि एग्रीकल्चर पे एक्सपेंडिचर ही नहीं है, टेक्नोलॉजी अब्सेंस है, एंड दे कांट अंडरस्टैंड द प्रॉपर एग्रीकल्चर टेक्निक एंड क्रॉपिंग सोइंग टेक्निक, हार्वेस्टिंग टेक्निक। सो दिस इज अ थिंग एंड दिस नीड टू बी डेवलप्ड बाय द अपकमिंग गवर्नमेंट। जो भी आएगी उसको उनको डेवलप करना होगा। अब ये इसमें ये भी दिया गया है कि ज़मींदारी सिस्टम जो था बिहार में, मतलब लैंड रिफॉर्म जो था तो बिहार में सबसे पहले हुआ था। अब सबसे पहले हुआ था इसका मतलब ये था कि वहाँ पे फर्टाइल रीजन भी था, लोग मेहनती थे, सारी चीज़ें सब कुछ सही था। 30-40 साल तक पहले तक सब कुछ सही था। उसके बाद सारी चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हो गई लास्ट 30 ईयर्स में। ये ऑथर कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा, पीछे चिदम्बरम जी ने कहा है। 15 ऑफ देम अंडर मिस्टर नीतीश कुमार। तो 30 साल में ऐसा देखा गया, 30 साल में बिहार की जो हालत है वो बद से बदतर हो गई है। उन 30 साल में 15 साल नीतीश कुमार जी के हैं, जो कि अभी बीजेपी से कॉलिशन में है, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे या सोच रहे हैं। इट डिपेंड ऑफ इलेक्शन की कितना उनको वोट मिलता है। बट वो नीतीश कुमार जी का 15 साल का कार्यकाल उसमें है, जब बिहार की हालत बद से बदतर हुई है। नीतीश जी की जब पहले गवर्नमेंट बनी थी, लोगों ने सोचा था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, सारी चीज़ें होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बीजेपी से कोalition कर लिया, और कोalition करने के बाद वो फॉर्मर्स और बिहारियों के लिए कम, नरेंद्र मोदी जी के लिए ज़्यादा काम करने लगे, ऐसा ऑथर ने कहा है। पी चिदम्बरम जी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट नियरली 85% ऑफ न्यू बोरोइंग गोइंग टुवर्ड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अब ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार की स्टेट जो भी बोरो करती है, मान लीजिए उसने 100 रुपये लोन लिया अपने स्टेट के एक्सपेंडिचर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें से 85 रुपीज़ जो है वो लोन का जो ब्याज है उसको चुकाने में लगा देती है। सो यू कैन से कि अगर 100 रुपये डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, 85 रुपीज़ तो उसमें ही चला गया इंटरेस्ट के पेमेंट में। तो इंटरेस्ट के पेमेंट होने के बाद ओनली 15 रुपीज़ बचते हैं, उससे क्या ही डेवलपमेंट हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड the result of growing poverty according to finding endorsed by Niti Aayog. The poverty ratio of state has increased 55%. poverty rate 55% increase हुआ है। So what does the poor Bihari do? poor Bihari do क्या करें? He migrates often with his family। माइग्रेशन के लिए वो ऑफन है, क्योंकि बाहर जाके उनको काम नहीं मिलता, और कोविड की वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए और वो घर आ गए हैं। None would have forgotten the human tragedy of lakhs of workers trekking hundreds of kilometers in return to their hometown village in बिहार एंड यूपी और बिहार से हज़ारों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए हैं। तो माइग्रेशन उनके लिए इशू नहीं हो सकता, और बिहार में उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। थैंक टू सडन टोटल लॉकडाउन ऑन March 24, 2020 टू escape होमलेसनेस एंड हंगर। तो उनका घर भी छूट गया और भुखमरी भी आ गई। तो
एनगुइस क्राई वाज इफ वी हैव टू डाई लेट अस डाई एमंग और किन्थ एंड किन। इन्होंने कहा है कि अगर हमें मरना है तो हमें किद और किन्स के के बीच में ही मरना है। मतलब कि सिंपल सा हिंदी में अगर मैं बताऊँ, आगे कुआ पीछे खाई वाली बात है। आगे भी जाएंगे माइग्रेट अगर वो करेंगे बड़ी मेट्रो सिटीज़ के लिए तब भी उनके लिए प्रॉब्लम है, और यहाँ पे रह रहे हैं तब भी उनके प्रॉब्लम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस लेके आता रहूँगा, और ये इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी। और अगर आप लोगों को ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।